नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। बुलेटिन में सबसे पहले बात जयपुर एयरपोर्ट की, जहां कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज मिला है। स्कैनिंग के दौरान मरीज को कोरोना वायरस का संदिग्ध पाया गया। संदिग्ध इंडिगो की फ्लाइट से वाराणसी से जयपुर आया था। कोरोना वायरस की पुष्टि यात्री की अग्रिम जांच में ही हो पाएगी। जयपुर एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर, कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज यहां पर पाया गया है। स्कैनिंग के दौरान इस मरीज को संदिग्ध पाया गया। हालांकि कोरोना वायरस की पुष्टि अगली जांच के बाद ही हो पाएगी। बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध यात्री जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं या फिर उसे संदिग्ध की श्रेणी में डाला गया है, वाराणसी से जयपुर आ रहा था। अब बात बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव पर सबकी नजरें टिकी थी। उन्होंने स्लैब में बदलाव भी किया। हालांकि इस बदलाव में टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। Under the new regime, sir, an individual shall be required to pay tax at the reduced rate of 10% for income between 5 lakhs to 7.5 lakhs against the prevailing 20%. So, anyone who's earning between 5 to 7.5 lakhs, sir, today pays 20%. We are now reducing it in the new regime, which is devoid of exemptions, to 10% only. So 20% comes down to 10%. वित्त मंत्री का ये ऐलान लाखों टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरा जरूर है, लेकिन इस ऐलान में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उससे उनको थोड़ा टेंशन जरूर हो सकता है। उस टेंशन की बात करेंगे। पहले नए टैक्स स्लैब को आसान भाषा में समझ लीजिए। अगर आपकी कमाई 5 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख की कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स लगेगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लगता रहेगा। पुराने नियम से टैक्स दे रहे लोगों को नया टैक्स स्लैब लुभावना नजर आ रहा होगा, क्योंकि पुराने स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स लगता था। 5 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स देना पड़ता था। 10 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ता था। नए टैक्स स्लैब पुराने के मुकाबले टैक्स पेयर्स के लिए राहत जैसी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। नए टैक्स स्लैब में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मसलन नए टैक्स एक्ट में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। जो छूट चाहते हैं उनके लिए पुराना टैक्स एक्ट ही लागू रहेगा। मतलब अगर आप अब तक अलग अलग नियमों के तहत इनकम टैक्स में छूट ले रहे थे तो आपके लिए नया टैक्स स्लैब नहीं है। नया टैक्स स्लैब उन्हीं लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स में किसी तरह का छूट नहीं लेंगे। सरकार के इसी टर्म्स एंड कंडीशन पर कुछ लोगों को ऐतराज भी है। नए नियम पुराने नियम पर बहस तो होती रहेगी। फिलहाल जो लोग इनकम टैक्स में छूट नहीं ले रहे, नए नियमों के हिसाब से उनके बचत की बात करें तो 7.5 लाख की कमाई वाले पहले 50,000 का टैक्स देना होता था, अब उन्हें 25,000 टैक्स देना होगा। 10 लाख तक की कमाई पर पहले 1 लाख तक टैक्स देना होता था, अब उन्हें 62,500 टैक्स देना होगा। 12.5 लाख तक की कमाई पर पहले 1,75,000 रुपए तक टैक्स देना होता था, अब उन्हें 1,12,500 टैक्स देना होगा। नया टैक्स स्लैब और पुराना टैक्स स्लैब कौन सा आपके लिए बेहतर है, आप हिसाब लगा लीजिए। बाकी बातों पर तो बहस होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं सीएम गहलोत ने भी बजट को खास नहीं बताया। सीएम गहलोत ने कहा कि बजट में मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने की कोई बात ही नहीं की गई। बजट तो हमेशा लाते हैं ये लोग, दिखावा करते हैं। और मुझे याद है कि ये मैं देश बिकने दूंगा कहते थे। आज चाहे रेल हो चाहे हवाई जहाज हो, सब में जो है जिस प्रकार पीपी मोड जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इनका बजट पूरा कभी होता नहीं है। बल्कि आप देख लीजिए कि पिछली बार जो प्रोविजन रखे गए थे, आज राज्य सरकार संकट में आ गई देश के अंदर, राज्य सरकारें, क्योंकि केंद्र से पैसा मिल नहीं रहा है। बजट में प्रोविजन होने के बावजूद नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि
क्या स्थिति बन रही है, जीडीपी की क्या स्थिति है, सबको मालूम है। एक्सपोर्ट कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। इनके जो सांसद गांव लिए थे गोद में, पता ही नहीं क्या हुआ। स्मार्ट सिटी का पता नहीं क्या हुआ। तो सैकड़ों बातें कहने के लिए है। मैं समझता हूँ कि ये खाली बजट पेश कर रहे हैं और बाकी उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत पीछे हैं। सर, पानी पर बड़ा फोकस किया गया इस बजट पर, 3 लाख करोड़। पानी पे भी कहा है, शिक्षा पे भी कहा है, इम्प्लीमेंट कितना होता है देखने वाली बात है। वहीं प्रदेश के कांग्रेस मंत्री भी बजट पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। मंत्री सालेह मोहम्मद ने बजट पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि बजट से काफी उम्मीदें थी लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने बजट को दिशाहीन बताया। ये जो बजट था, राजस्थान को इस बजट से बहुत बड़ी उम्मीद भी थी, क्योंकि ये बजट पूरा का पूरा निराशाजनक रहा। आज महंगाई के लिए इस बजट के अंदर कोई उपाय नहीं किया गया। आज केंद्र की सरकार में राजस्थान की जनता ने 25 के 25 सांसद जिता के भेजे थे। राजस्थान के लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट से राजस्थान को कुछ फ़ायदा मिलेगा, फिर मैं समझता हूँ राजस्थान को कुछ नहीं दिया गया। ये कहते हैं कि सब हम घर घर नल पहुँचाएंगे, स्वच्छ पानी देंगे, उसके लिए कहीं बजट का प्रावधान नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। बजट निराशाजनक है क्योंकि ना तो इससे उपभोक्ता खुश है, ना इन्वेस्टर। और जो वित्त मंत्री कह रही थी कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ हमारा उद्देश्य है, तो इस सबको धत्ता बताने वाला बजट है, क्योंकि ना तो किसी को अर्थव्यवस्था में विश्वास है, ना उनके लाए गए बजट में किसी को किसी प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इसमें रोजगार सृजन का 15 लाख के उसके बाद तो अप कट जाता है, 30% पे चला जाता है। तो कहाँ आम आदमी के लिए आज महंगाई कितनी है, तो क्या वो मकान खरीदेगा या कहीं कोई भी चीज लेगा तो कितना टैक्स देना पड़ेगा उसको। जब इसकी स्लैब को कम किया जाता, आम आदमी, हमारा जो मार्केट है, प्रॉपर्टी है और भी अदर्स हैं, तो उसमें जो आदमी टैक्स कहाँ से चुकाएगा। स्थिति जस्ट अपोजिट है। पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि किसान रेल उसका नाम दिया, और जिसके अंदर किसान अपना जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को, अपनी फसल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो समस्या आ रही थी तो उसका समाधान करने के लिए वो ऐसे उस रेल के अंदर डिब्बे बनाए जाएंगे जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था होगी, ताकि किसान का उत्पादन जैसा वो ले जा रहा है वैसा का वैसा सुरक्षित वो अपने गंतव्य स्थान पर ले जाएगा, तो किसान को इसका लाभ मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला जी ने जो आज बजट पेश किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक। कृषि उड़ान, अन्नदाता ऊर्जादाता बने, उड़ान योजना से और विस्तार हो, विकास के लिए, उत्पादन के लिए, अवसर के लिए वित्तीय किया गया। जहाँ तक किसान का सवाल है, यहाँ के पहली बार आज़ादी के बाद एक किसानों के लिए उनकी आय दुगुनी हो जाए, देश के अंदर उत्पादन बढ़े, उसमें हमारी जीडीपी बढ़े, इसलिए एक 16 पॉइंट एक चार्टर उसके लिए तैयार किया गया है। और उसके अंदर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ किसान के बारे में, जहाँ उसके खेत में खाद की व्यवस्था की बात की गई है, जहाँ उसके अच्छे उन्नत बीज की बात की गई है, वहीं उनको 20 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए, इरिगेशन के लिए बात की गई है। इस बजट के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार, किसानों के लिए समर्पित बजट चाहिए। इस बजट के अंदर किसानों के आय को दुगना करने के, 2022 तक किसान के आय को दुगना करने के लक्ष्य को ध्यान में रख करके जिस प्रकार की घोषणाएं की गई है, यह अपने आप के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा इस देश में हर घर में नल और जल पहुंचने का जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र में हमने वादा किया था, उसको पूरा किया गया। 306 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान पेयजल के लिए किया गया है। किसानों के विकास के लिए उन्होंने 16 सूत्री एक्शन प्लान दिया है, जिससे कि आने वाले 2022 तक भारत के किसान की आमदनी दुगनी हो। और उसके साथ में इन्होंने जो बजट एलोकेशन किया है, 2,80,000 करोड़ रुपए इन्होंने कृषि व ग्रामीण विकास के लिए रखे हैं, तो वहीं 1,20,000 करोड़ रुपए इन्होंने सिंचाई से सुविधाओं के विकास के लिए रखे हैं। तो 67,000 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केटिंग तंत्र मजबूत करने के लिए और वेयर हाउसेस के लिए दिया है। तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए ये वास्तव में बहुत सुखद और अच्छा। सांसद ओम माथुर ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी है। माथुर का कहना है कि ये बजट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला बजट है। माथुर ने कहा कि मोदी सरकार अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है और इस सरकार की प्राथमिकताओं में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना शामिल है और इसलिए इस बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र में 3 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जिससे कृषि व्यवस्था और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि मुझे किसान की आय दुगनी करनी है, तो बाकायदा 16 पॉइंटों के साथ, बड़ी राशि के साथ एक एक विषय का उन्होंने निर्णय किया है।
इसी तरह पहली बार होगा कि ऑफिशियली 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। और फिर भिन्न भिन्न सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से उन्होंने पैसा दिया है, निश्चित रूप से, और आयुष्मान भारत आगे कैसे बढ़े, कुल मिलाकर के समाज जीवन के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आम बजट को किसानों के लिए बढ़िया बताया है। झुंझुनू में पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने आए दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि सिंचाई योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए निर्णय लिया है। इसके अलावा नाबार्ड की नई पॉलिसी भी किसानों को फायदा देगी। सरकार द्वारा अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से खास तौर पर कैसे सिंचाई की योजना को बेहतर पाइपलाइन के माध्यम से बढ़ाया जाए, नाबार्ड की ओर से नई पॉलिसी का जो ऐलान हुआ है, मैं ये मानता हूं कि सूखे क्षेत्र के अंदर अधिकतम किसानों को उसका अंतिम छोर तक फायदा पहुंचने का काम है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर के गौरी देवी महिला कॉलेज की छात्राओं ने महिला थाना में वीडियो से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई है। छात्राओं के मुताबिक 25 जनवरी को एक मीडिया संस्थान ने कॉलेज छात्राओं के साथ चर्चा की थी, जिसमें छात्राओं ने कुछ सवालों के जवाब गलत दिए थे। मीडिया संस्थान के अपलोड वीडियो पर कॉलेज के छात्रों ने ही भद्दे कमेंट किए हैं, जिसके बाद छात्राओं ने शिकायत दर्ज करवाई है। धौलपुर में बजरी माफिया की फायरिंग पर चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने सख्ती के संकेत दिए हैं। भरतपुर पहुंचे सुभाष गर्ग ने कहा कि पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने माफिया को पनपने का माहौल दिया, लेकिन कांग्रेस माफिया को पनपने नहीं देगी। माफिया पर नकेल के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। आपका क्या रिस्पांसिबिलिटी है? 50 लाख रुपए दे दो, मैंने 40। राजधानी जयपुर में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई है। छापेमारी में अवैध रूप से रखी गई 1200 बोतलें कोडीन, फॉस्फेट, कफ सिरप, ट्रामाडोल टैबलेट्स, अल्प्राजोले टैबलेट्स बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा ने पिछले सप्ताह ही गुवाहाटी से जोधपुर लाई जा रही 48 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद कर प्रकरण दर्ज किया था और अब भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाओं की बरामदगी कर तस्करों के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉलेज को लेकर बड़ा बयान दिया है। धारीवाल ने कहा, कोटा का जेडीबी गर्ल्स कॉलेज वापस होगा और कॉलेज का एक कंट्रोलर प्रिंसिपल होगा। कॉलेज के विकास और डेवलपमेंट में किसी तरह की बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। दरअसल मंत्री धारीवाल ने कॉलेज की नवनिर्मित साइंस लैब के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस तरीके का विचार बन रहा है कि तीनों कॉलेजेस एक ही जगह हों, क्लासरूम्स बढ़ा दिए जावें और जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी, ऑडिटोरियम है, ये है, वो सारे काम यहाँ पर एक ही कैंपस में करवा दिए जाए। ये कैंपस काफ़ी बड़ा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये ज़रूरी है कि सब प्रिंसिपल एक होना चाहिए, वरना फिर जो है वो आपस में ना इत्तेफाकियाँ होती हैं और उससे सारा शिक्षा का ढांचा जो है वो चरमरा जाता है। दिल्ली परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट्स ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राजभवन में हुए समारोह में 116 एनसीसी कैडेट्स और अधिकारी शामिल हुए। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने लोकगीत और नृत्यों की प्रस्तुति के जरिए प्रदेश की लोक संस्कृति को साकार किया। कलाकारों ने लोकगीतों पर 13 ताली, कालबेलिया, चरी और घूमर लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं छात्रों ने शानदार बैंड वादन से देशभक्ति का जज्बा जगाया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्टूडेंट्स की प्रस्तुतियों की सराहना की। उन्होंने छात्रों को संविधान के मूल अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी बताया। प्लास्टिक की रोकथाम के मुद्दे पर हमने पहले की प्रस्तुति।
दौसा में शनिवार से बसंत पंचमी मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। अगले 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्री रघुनाथ जी की निकली सवारी। रघुनाथ जी की लीला है न्यारी। आगे आगे श्री रघुनाथ जी की सवारी। डीजे की धुन पर भक्त हुए बलिहारी। आगे आगे चांदी के रथ में सूर्यदेव और श्री रघुनाथ जी महाराज और पीछे पीछे भक्त। मानो भगवान अपने भक्तों को रास्ता दिखा रहे हों और भक्त उस रास्ते का श्रद्धा और भक्ति से अनुसरण कर रहे हों। तस्वीरें दौसा की हैं। भगवान की रथ यात्रा के साथ ही शनिवार को बसंत पंचमी मेले की विधिवत शुरुआत हो गई। यात्रा में ठाकुर जी की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्रद्धालु भगवान की जयकारी लगाते आगे बढ़ रहे थे। कई जगह पुष्प वर्षा कर ठाकुर जी का स्वागत किया गया। इसमें पहले प्रतिपदा से लेकर के षष्ठी तक तो जो है रघुनाथ जी और नरसिंह जी की मूर्ति आती है। वो गांधी चौक से रघुनाथ जी के मंदिर से रघुनाथ जी की मूर्ति जो है चालू होकर के गांधी चौक होती हुई और मानक चौक होती हुई बावड़ी पे होती हुई मेले पर आ जाती है। ग्रामीण लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, वो सामान खरीदते हैं, दुकानें लगती हैं उससे। और ये परंपरा है, सप्तमी के दिन ये समाप्त हो जाता है वैसे तो, लेकिन ये 1 महीने करीब चलता है। बसंत पंचमी मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। नगर परिषद की ओर से शहर के बारादरी मैदान में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जो 1 महीने तक चलेगा। शनिवार को मेले की शुरुआत के साथ बच्चों ने झूले चक्री का जमकर लुत्फ उठाया। माना जाता है कि लक्खी मेला करीब 1150 साल से हर साल भरता है, लेकिन अतिक्रमण की मार और प्रशासनिक उपेक्षाओं के चलते इस मेले का स्वरूप साल दर साल छोटा होता जा रहा है। शहरों की शोरूम और बाजारों में मिलने वाली हर चीज लक्खी मेले को खास बनाती है, जिसके लिए लाखों लोग इस मेले में पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। क्या आपको पता है 1900 से लेकर अब तक दुनिया भर के 64% वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं, जिससे धरती की कुल प्रजातियों में से 40% का वजूद खतरे में पड़ गया है। वेटलैंड्स को बचाने के लिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। दम तोड़ रहे तालाब, सूख रहे हैं पोखर, बूंद बूंद के लिए तरसती झील, विनाश की निशानी, बिना पानी विकास बेमानी। हवा हो गए वो दिन जब तालाब और दूसरे जलाशयों का लबालब भर जाना भी एक बड़ा उत्सव बन जाता था। कम पानी का इलाका इस घटना को एक त्योहार में बदल देता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ जलाशय सूखते जा रहे हैं। कभी वो डंपिंग ग्राउंड बना दिए जाते हैं तो कभी उन पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। जी हाँ, जलाशयों की हत्या की जा रही है। तालाब चीख रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाले जिम्मेदार विकास की बेतुकी इबारत पढ़ाने पर आमादा हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ 60% जलाशय दम तोड़ चुके हैं। जलाशयों पर मंडराते खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्री भूमि यानी वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। सरकार अपनी मुसीबतें बढ़ाती जा रही है पानी की किल्लत से, और उस पानी जो वेस्ट जा रहा है उसको रिसाइकिल न करके। फ्यूचर इज रिसाइकिल रीयूज। देश के लगभग सभी झील जलाशयों में मलमूत्र वाला सीवरेज वाला पानी जा रहा है और सारे नदी नाले तालाब बर्बादी की कगार पर तो पहुंच ही गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जयपुर का रामगढ़। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के मुताबिक वर्षा जल आने वाले सभी मार्गों पर कब्जा हो चुका है। उन पर अवैध खनन का मलबा डाल दिया गया है। मसले पर गहलोत सरकार भी गंभीर है। तभी वन एवं पर्यावरण मंत्री
सुखराम बिश्नोई जल्द अवैध कब्जा हटाकर जलाशयों को मुक्त करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। एरिया में लोकल यहाँ के पक्षी है, क्या विदेशी पक्षी, मेहमान पक्षी है, किस तरह के पक्षी है, उनमें कितने भी कब्जा हो गया, पूरी कार्रवाई करके फिर कब्जे से मुक्त करेंगे। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में जलाशय बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ बहती नदियाँ नहीं होने से जल संचय ही पानी का अहम स्रोत होता है। फिलहाल दुनिया भर में लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही है। अकेले राजस्थान में 60% वेटलैंड्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जबकि मौजूदा 40% के ऊपर गंदगी से लेकर के अतिक्रमण जैसी खतरनाक चुनौतियों का खतरा मंडराता जा रहा है। लेकिन अब जरूरत है कि राजस्थान इसमें अपना काम शुरू कर दे। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चित्तौड़गढ़ में उस समय दो संस्कृतियों का मिलन हुआ जब चित्तौड़गढ़ की ख्याति और कनाडा के जर्मी तिहान शादी के बंधन में बंध गए। विदेश में पढ़ाई के दौरान ख्याति की मुलाकात जर्मी से हुई, जो 5 स्टार होटल में शेफ हैं। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला जल्द ही दोस्ती में बदल गया। जर्मी ने अपने परिजनों के साथ चित्तौड़गढ़ आकर ख्याति के परिजनों से मुलाकात की। दोनों परिवारों ने ख्याति और जर्मी को शादी की इजाजत दे दी। दोनों का वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। दूल्हे के परिजनों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ विवाह का पूरा आनंद लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।